अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ऐसे जुर्म की दास्तान सुनाएंगे जिसमें जुर्म करने वालों की वजह से कई पंजाब पुलिस के अहलकार और अफसरान शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस और दीगर अदारों को कामयाबी मिली और उस टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने क्या कुछ इंकशाफात किए और वो क्यों टारगेट करता था और किन के कहने पे टारगेट करता था, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पिछले दिनों शहर लाहौर में पुलिस एहलकारों को टारगेट किया जाता रहा। 2 से 3 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया, जिसमें उन्होंने शहादत का रुतबा भी हासिल किया और कई एहलकार ज़ख्मी भी हुए। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने आती रहीं, लेकिन फिर लाहौर पुलिस और ख़ासकर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को ये कामयाबी मिली। उसके साथ दीगर इदारे जो थे वो भी शामिल थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे उसमें पहले साथ शामिल थे, तो मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। पहले ये तरदीदें भी आई कि उसको गिरफ़्तार अभी नहीं किया गया, उसके साथी को गिरफ़्तार किया गया है, अभी मरकज़ी मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार किया जाना है। लेकिन CTD के तर्जुमान के मुताबिक उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत के ज़रिए वो भी हासिल कर लिया गया और उसकी एक ताज़ा तरीन तस्वीर जो है वो भी CTD की जानिब से जारी की गई। अब हम आपको इस टारगेट किलर की तफसील बताते हैं। क्या वजह थी, टारगेट क्यों किया गया पुलिस एहलकारों को, और पुलिस ने किन किन पहलुओं पे तफ्तीश की, किस तरह के पुलिस हुकाम की जानिब से अहकामात जारी किए जाते रहे और क्या क्या ख़दशात जो थे वो ज़ाहिर किए जाते रहे, जिसमें बागवानपुरा के ही मुलाजमीन को टारगेट क्यों किया जाता रहा, ये भी चीज़ सामने आई। इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताते हैं कि हुआ क्या। बागवानपुरा में कुछ अर्सा पहले एक पुलिस इनकाउंटर होता है जिसको पुलिस मुकाबला कहा जाता है, और हम अगर कहें तो वो मुबैना पुलिस मुकाबला था। उसमें बताया जाता है कि ज़राए भी ये बताते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन उसको आला हुकाम या पुलिस हुकाम की जानिब से कोड नहीं किया जा सकता। लोग और पुलिस डिपार्टमेंट के ज़राए हमें तस्दीक करते हैं कि एक बाप बेटा थे जो थाना भगवानपुरा की हदूद में पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। कैसे मारे जाते हैं, यकीनन ये तो या तो मरने वाले बता सकते थे या जिस पुलिस एहलकार को शहीद किया गया वो बता सकता था, और दूसरा जो ज़ख्मी था उसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। होता कुछ इस तरह से है, ये ज़राए की बात है, मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, कि बाप बेटा अपने किसी काम काज से जा रहे थे और रास्ते में उनको पुलिस का नाका या पुलिस वाले एहलकार जो हैं वो रोकते हैं, तो कोई इनके दरमियान तकरार होते हैं, कोई तलखी होती है, कोई किसी बात को लेके हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है। लोग कुछ इस तरह से भी कोड करते हैं कि शायद जो बेटा था उसके सामने उसके बाप की तज़लील की गई और फिर उसने गुस्से में आके उसी पुलिस एहलकार का वेपन छीना और उसको गोली मार दी। अमल मुकम्मल तौर पे गलत है। अमल बिल्कुल गलत है कि यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट के लोग हों, उनके साथ इस तरह से करना गलत है। आम शहरी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो शरीफ आदमी हो चाहे वो क्रिमिनल हो। इसके आगे इतलात ये मिलती हैं कि फिर वो वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो दूसरा जो एहलकार होता है एक, उसको शायद ज़ख्मी कर दिया जाता है, फिर तीसरा जो है वो फायर करता है, तो शायद वो बाप बेटा मौके पे ही दम तोड़ देते हैं। पुलिस की जानिब से जो इतलात हुई, जो हम कोड कर सकते हैं, पुलिस ने कहा कि ये डाकू थे और इन्होंने कत्ल डकैती की वारदात की थी और वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी। ये पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन पुलिस इन दोनों बाप बेटों का
रिकॉर्ड नहीं सामने ला सकी। साहब का रिकॉर्ड कि वो रिकॉर्ड याफ्ता है और पहले भी डकैती की वारदातें करते रहे हैं, चोरियां करते रहे हैं या गन पॉइंट पर कुछ भी छीनते रहे हैं, लूटते रहे हैं, इसका रिकॉर्ड उनका नहीं मिला। लेकिन ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि अगर पुलिस वालों के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है तो कोई शख्स अगर पहली बार ऐसी वारदात करता है तो वो जो है वो उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पुलिस के मुताबिक कि ये रिकॉर्ड याफ्ता थे और पहले भी ये डकैतियाँ करते रहते, वैसी कोई चीज़ नहीं मिली है। फिर कुछ अरसे के बाद क्या होता है जो हम आपको साथ साथ उस पर स्क्रीन की दूसरी जानिब उस CCTV फुटेज को भी दिखाते हैं कि भगवानपुरे का ही एक पुलिस एहलकार किसी काम के सिलसिले में मोटर बाइक पे जा रहा होता है और उसको पीछे से फायर मार के ज़ख्मी किया जाता है, ज़ख्मी होता है। शुक्र है खुदा का कि उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन उसको ज़ख्मी किया जाता है। तो पुलिस वाले फौरी तौर पे और पुलिस अफसरान भी शायद ये समझते हैं कि जो मुकाबला पुलिस मुकाबला हुआ है उसके रिवेंज में, उसके गुस्से में ये पुलिस एहलकारों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। फिर क्या होता है कि वही लोग जिनको पुलिस मुकाबले में जो मारे जाते हैं बाप बेटा, उनके दीगर रिश्तेदार, ये भी कहा जाता है कि उसके दूसरे भाइयों को जो है वो पुलिस उठा लेती है। पुलिस जब उनको उठाती है तो उनसे पूछती है कि तुमने ये काम किया है, तुम शायद अपने बाप और अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस को टारगेट कर रहे हो। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसी दौरान जो सबसे अहम बात है, इसी दौरान उसी इलाके का एक शख्स मेरे से रब्ता भी करता है, मुझसे बात भी फ़ोन पे करता है और वो ये बताता है कि ये बाप बेटा थे और कुछ मेहनत मजदूरी करते थे और उनके बच्चे जो हैं, घर वाले जो हैं, कोई बयान देना चाहते हैं कि वो पुलिस मुकाबले में जो लोग मारे गए हैं वो नहीं थे, डाकू नहीं थे, चोर नहीं थे, लुटेरे नहीं थे। लेकिन उसके बाद वो उनसे जब मैं कहता हूँ उनसे कि मिलने के लिए, तो फिर अगले दिन जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, हमारी कोई मजबूरी है। ये मजबूरी क्या थी या ये वो सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे, इसके बारे में मैं कोई तस्दीक नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर जब बात वहीं से शुरू करते हैं कि जब उसके पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान के और उसके बाप के जो बेटे दूसरे थे, उनको पुलिस हिरासत में रखती है, तो फिर एक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या फिर एक पेश आता है कि थाना भगवानपुरे का ही इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज अरशद, जिसका गालिबन नाम था, वो अपने घर बदामी बाग या मिस्री शाह वाली साइड पे वो घर की जानिब मोटरसाइकिल पे जाता है। तो फिर सेम उसी तरह का ही एक वाक़या और पेश आ जाता है कि उसको गोली मार के सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया जाता है। इसकी जब CCTV फुटेज सामने आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बहुत सारे पहलू सामने आते हैं। पहला जो शक था पुलिस को, जो पहले जिस पे शुबा था, पहले वो क्लियर हो जाता है कि जिन लोगों पे उनको शुबा था कि शायद वो अपने भाई और बाप का बदला लेने के लिए सब इंस्पेक्टर भगवानपुरा को शहीद करते हैं, तो लेकिन वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में होते हैं, तो ये कोई और गिरोह है या कोई और शख्स है, ये किसी और का काम है, तो फिर उनको कुछ दिन रख के छोड़ भी दिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन का दायराकार वसी कर दिया जाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अभी तक भगवानपुरा के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा था और भगवानपुरा के ही तमाम पहलुओं पर चीज़ें देखी जा रही थी कि क्या कोई यहाँ पे कोई पुलिस इनकाउंटर इस तरह का तो नहीं हुआ जिसका कोई इंतकाम लेने के लिए इस तरह से कर रहा है, या कोई किसी को सज़ा ऐसी तो नहीं मिली, या कोई सज़ा मिलने की वजह से बहुत सारे पहलुओं पे ये चीज़ें शुरू हो गई। अब जो बदामी बाग में वाक़या पेश आता है तो वो दहशतगर्द जिसे करार दिया गया, बाद में इंकशाफ होता है टारगेट किलर जो था वो उसका सब इंस्पेक्टर को पीछे से गोली मारता है। फिर जब वो मोटरसाइकिल सवार सब इंस्पेक्टर ज़मीन पर गिरता है तो सबसे पहले वो उसके करीब जाकर उसको मज़ीद और फायर करता है। फिर वो मोटरसाइकिल अपनी पे काले रंग का हेलमेट पहने हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो वो दोबारा टारगेट किलर वहाँ पे आता है और उसकी मोबाइल पे वीडियो बनाता है।
वो भी चीज़ वीडियो उसकी भी पुलिस को मिल जाती है कि ये किस तरह का टारगेट किलर है कि पहले एक गोली मार के उसको ज़मीन पे गिराता है, फिर सर पे चढ़ के फिर गोलियां मार के तस्दीक करता है कि पुलिस कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आता है और दोबारा से उसकी वीडियो बनाता है। ऐसा लगता था कि जैसे शायद वो किसी को ये कारनामा दिखा रहा हो, किसी को बता रहा हो। तो बाद में वो बातें सच भी साबित हुई, वो किन को भेज रहा था सब लोगों को पता चल गया। फिर क्या होता है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। पुलिस जो है वो सेफ सिटी के कैमराज, प्राइवेट कैमराज, उसका रूट चेक करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा काम शुरू हो जाता है और कोशिश ये की जाती है कि अब इस टारगेट किलर को गिरफ्तार लाजमी करना है, जो सिर्फ पुलिस को ही टारगेट कर रहा है। फिर CCPO लाहौर अपने ठंडे कमरे में बैठ के तो एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जब भी कोई पुलिस स्टेशन से ड्यूटी ऑफ करके जाए तो वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो तब्दील कर ले, और यूनिफॉर्म तब्दील करने के अलावा जो है वो कहीं बाहर ना जाए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से हो गए। ये सिर्फ एक उनका इस तरह से एक बयान सामने आता है। तो जाहिर है जो लोग नाके पे खड़े होते हैं वो भी एक खौफ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग पुलिस की हो रही थी। और सॉफ्ट टारगेट जो पुलिस एहलकार जिसके पास शायद वेपन भी ना हो, वो पुलिस एहलकार जो अकेला अपने काम काज से फारिग होकर घर की तरफ जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा था। जिन बड़े बड़े अफसरान के पास गन्ने हैं या गनमैन होते हैं, उनको टारगेट वो फ़िलहाल ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन वो उन लोगों को जिसको सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है वो कर रहा था। पता चलता है कि अंदरून शहर में टंगसाली में एक जो है पुलिस एहलकार को फिर फायर मार दिया जाता है और वो भी दम तोड़ देता है। उसकी भी फुटेज जो है वो सामने आती है और उसमें भी वही हुलिया, वही रूप, वही शख्स, वही जिसामत, उसी तरह की मोटरसाइकिल, सब कुछ उसका वही कुछ ही होता है। तो ये फिर क्लियर हो गया कि ये लाहौर में सिर्फ भगवानपुरा पुलिस के नहीं बल्कि किसी भी पुलिस एहलकार को टारगेट किलिंग करने का एक टास्क किसी को दिया गया है, जिसमें वो पूरा अपना काम कर रहा है। करते करते पुलिस को काफ़ी सारे जो है वो क्लू मिल जाते हैं, कुछ शवाहिद मिल जाते हैं। पुलिस उनके करीब पहुंच जाती है, उसके मुलज़िम के करीब पहुंच जाती है। CCTV फुटेज में ये भी आ जाता है कि उसने एक मोटरसाइकिल का जो नंबर है वो फेक लगाया हुआ है। इस पूरे टारगेट किलिंग में बहुत सारी खामियां पुलिस की ही देखने में आई हैं। चाहे वो आगे जाके आपको वही बताऊंगा कि बहुत सारी खामियां पुलिस की ही नज़र आती हैं इस पूरे केस में। वो जो मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट लगाई गई थी वो नकली थी, जाली नंबर प्लेट थी, और वो जो जाली नंबर प्लेट थी वो भी एक पुलिस कांस्टेबल का था। वो जहाँ पे अपने पुराने इलाके में रहता था वहीं पे रहने वाला एक नौजवान था जो पुलिस कांस्टेबल था, उसका मोटरसाइकिल का नंबर उस टारगेट किलर ने अपनी मोटरसाइकिल पे लगाया होता है। यकीनन मोटरसाइकिल भी उसने कहीं से हासिल की, उसका नंबर चाहे जाली था चाहे सही था, लेकिन उसने मोटरसाइकिल या तो ख़रीदी होगी या चोरी की होगी या किसी से छीनी होगी। ये फिर उसके पास वो भी था, एक हेलमेट भी था, फिर उसके पास असला भी यकीनन लेटेस्ट असला होगा, जदीद असला होगा, जिससे वो इतनी आसानी से टारगेट कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि वो ट्रेंड होगा, कि उसका निशाना जो था वो बड़ा बेहतरीन था, कि वो पीछे से शूट करता था और वो गोली एक ही चलती थी और पुलिस एहलकार जो है वो ज़मीन पे गिर जाता था। शहादत का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है। पुलिस एहलकार जो इस हादसे में, इस टारगेट किलिंग में गए, यकीनन उनको शहादत का रुतबा महकमे की जानिब से भी मिला और तमाम एजाज़ात के साथ ही उनकी तदफीन भी की गई। जब पुलिस उसके बहुत करीब पहुंच जाती है तो फिर पता ये चलता है कि वो एक इलाके में रहायश पजीर है और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, जिसमें सुनने में ये आता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और लोकल पुलिस, प्रेशन पुलिस और CTD भी और भी बहुत सारे इदारों के लोग जो है ना, इसको जब तस्दीक कर लेते हैं कि टारगेट किलर यहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे रेड होता है। तो उसका वो सामान, उसके वो ग्लव्स, उसके वो असला, उसका वो हेलमेट काले रंग का, उसके मोटरसाइकिल, तमाम चीज़ें उसी जगह पे मुलज़िम के साथ ही बरामद हो जाती है। वहाँ पे वो बयान क्या देता है, जो तफ्तीश में बात सामने आई है, वो कहता है कि मैं
मुझे कोई ये सामान रखवा के गया है तो मैं उसको पकड़वा देता हूँ, ये उसका है, मेरा नहीं है। और उसका जिस्मानी खदोखाल भी पुलिस अफसरान बताते हैं कि इस तरह का लगता है कि वो इतना बड़े काम करने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड भी जब सामने आया, उसकी शनाख्त भी जब सामने आई तो उसकी उम्र तकरीबन 21 बरस थी। और इसके बाद पुलिस वाले जब उसको गिरफ़्तार करते हैं तो वो कहता है कि किसी का, लेकिन फिर इसकी बहुत सारी तस्दीक होती है। फिर ये पता चलता है इनिशियल स्टेज पे वो कहता है कि मुझे जो है वो कुछ जो है गुस्सा भी था पुलिस फोर्स पे कि मुझे कुछ मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहानों की, और जैसे चोर कभी चोरी से जो है वो नहीं मानता चोरी को, तो उसको जो था टारगेट दिया गया था कि तुमने 6 से 5 लोगों को टारगेट करना है। उसके लिए उसको पैसे भी दिए गए। वो जेल में भी रह चुका था, सीटीडी का पहले भी वो मुलजिम था किसी केस में। यकीनन सीटीडी जब किसी बंदे को जेल में भेज दिया तो उसका मतलब है कि उसका किसी न किसी ऐसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ज़रूर ताल्लुक़ है। तो वो सीटीडी से बाहर आता है तो आके ये काम सर अंजाम देना शुरू कर देता है। किन के कहने पे देता है, ये यकीनन इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को या सीटीडी को मालूम होगी, या इन्वेस्टिगेशन में मिली चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर एक तरदीद आती है। तरदीद ये आती है कि पुलिस जो है वो सीटीडी के CIA पुलिस की जानिब से, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से तरदीद आती है कि उसको अभी गिरफ़्तार नहीं किया गया होता। हालांकि तमाम चैनल्स इस बात की तस्दीक कर देते हैं, उसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं, उसके शनाख्ती कार्ड को भी दिखाया जाता है। उस तमाम चीज़ें सारी सच साबित होती हैं बाद में भी कि मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर CIA यूनिट जो है इस बात की तरदीद करता है। फिर कुछ दिन बाद सीटीडी की जानिब से ये प्रेस रिलीज और ये ताज़ा तस्वीर ये जारी कर दी जाती है कि उसका जिस्मानी रिमांड दोबारा फिर ले लिया गया है और उसको अदालत में पेश कर दिया गया है। इस सारे मामलात में बहुत सारे पहलू जहाँ पे पुलिस के हवाले से मैंने बताया कि नेगेटिव भी जाते हैं, उसमें एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उसमें ये वाक़या ये है कि थाना शादबाग की हदूद में एक मोटरसाइकिल चोरी होता है, मोटरसाइकिल छीना जाता है गन पॉइंट पर। तो वो जो मुकदमे का मुद्दई था वो कहता है कि मुझे असला दिखाकर तो मुझसे मोटरसाइकिल छीना गया है। और जब हम उस रिकॉर्ड को देखते हैं तो वो FIR थाना शादबाग में 420 यानी कि नौसरबाजी की दफ़ात के तहत दर्ज होती है। एक तरफ वो टारगेट किलर पुलिस की सीटीडी की हिरासत में है और बयान देता है कि उसने वो मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीना, गन पॉइंट पर वो मोटरसाइकिल छीन कर गया। और जो मुकदमे का मुद्दई है वो भी ये कहता है कि मेरे से मोटरसाइकिल असला दिखाकर मुझसे छीनी गई। तो मुझे पुलिस ने जो कहा कि जी ये FIR ऐसे नहीं हुआ, तो मुझसे वो कोई फ्रॉड कर गया, नौसरबाजी कर गया, तो उसकी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। जब पुलिस अफसरान को, ख़ासकर DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को जब ये पता चलता है कि उसके SHO की, उनके SHO की नेग्लिजेंसी है, फौरी तौर पर उसको चार्जशीट किया जाता है। फिर उसी मुतलका डिवीज़न के SP सिटी जो हैं वो उसको चार्जशीट करते हैं, वो तस्दीक करते हैं। 15 की कॉल कंफर्म की जाती है कि 392 की कॉल थी तो 420 में वो कैसे कन्वर्ट हुई। ये सारी चीज़ें, तमाम की तमाम चीज़ें उस दोबारा से उसमें जो है ना तस्दीक हो जाती है कि पुलिस अगर सही मुकदमा दर्ज करे तो बहुत सारे पहलू जो हैं वो बच सकते हैं। पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाली चीज़ें बच सकती हैं। अगर ये FIR भी 392 की होती तो शायद पुलिस को जो तलाश कर रहे थे मोटरसाइकिल, उसमें आसानी हो जाती। शायद मुकम्मल तौर पे कामयाबी ना होती, लेकिन उसमें आसानी हो जाती। इस SHO को, शादबाग के SHO को क्लोज़ कर दिया जाता है, क्लोज टू लाइन कर दिया जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद फिर कुछ दिन के बाद थाना हरबंसपुरा में एक निक्का थानेदार मोहम्मद इफ्तिखार, वो भी इसी तरह की एक नौसरबाजी करता है, लेकिन इस दहशतगर्दी वाले या टारगेट किलिंग वाले केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो एक आम आदमी से जिससे डकैती की वारदात होती है उस पे जो है वो झपट्टे का पर्चा दे देता है। फिर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब को जब पता चलता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं और ये देखते हैं कि अभी तक
इन लोगों को ये समझ नहीं आई कि हुक्म दे दिया गया है डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से कि अगर आपके पास कोई एफआईआर के लिए आता है और वो डकैती की वारदात है तो उसको डकैती की वारदात करें। लेकिन फिर ये वाक़या हो जाता है कि फिर मजबूरन डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो है क्या करते हैं कि उस निक्के थानेदार को जो हमेशा से थाना हरबंसपुरा में रहने का ख्वाहिशमंद है, बतौर मुहर्रर भी वहाँ पे वो कई साल रहा, बतौर एएसआई भी वो वहीं पे रहा, वहीं सर्कल में रहना चाहता है, उसको हवालात में बंद कर देते हैं। उसकी तस्वीर भी वायरल हुई, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और फिर उसके ख़िलाफ़ पुलिस रूल 2002 के कानून के मुताबिक 155C की एफआईआर दे दी जाती है। ये पुलिस का हाल है और ये पुलिस के अफसरान के कुछ दिन पहले हुक्म जारी करते हैं और फिर भी नहीं डरते। और ऐसे लोगों को क्या पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का हक़ है, इसका फ़ैसला आप करें या पुलिस हुकाम करेंगे, मैं या हम में से कोई नहीं कर सकता, यानी कि मीडिया नहीं कर सकता, ये पुलिस हुकाम का काम है। तो ये छोटा सा एक वाक़या जो बीच में अजाफ़ी कोड किया गया, तो थाना शादबाग में नेग्लिजेंसी होती है, फिर उसको दहशतगर्द को जो है वो पकड़ा भी जाता है, फिर उसके बाद पुलिस जो है वो बैकफुट पे जाती है कि हमने नहीं गिरफ़्तार किया, लेकिन पहले भी पुलिस इस बात को अनाउंस नहीं करती है कि जो वो टारगेट किलर है सीआईए ने पकड़ा है। हाँ, सीआईए के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी खुद नुमाई का बहुत शौक़ है, वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ये व्हाट्सएप के ज़रिए ख़बर जो थे वो भिजवा रहे थे कि हमने उस टारगेट किलर को पकड़ लिया है। लेकिन अफसरान ये नहीं चाहते थे कि उसकी मुकम्मल तस्दीक हो, मुकम्मल उसको जो है उसको सुना जाए, ताकि फिर उसको बाकायदा तौर पे अनाउंस किया जाए। लेकिन जो जल्दबाज और ख़ुद नुमाई और ख़ुद नुमाई करने के शौकीन छोटे तबके के छोटे अहलकार हैं, वो ये चीज़ें फिर करते रहते हैं। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिसमें मैंने आपको बताया कि हुआ क्या था और किस तरह से हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, ये तफसील मैंने आपको इसमें बता दी। प्रोग्राम की वापसी पे अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि जो शहीद होने वाले या पंजाब पुलिस के शोहदा हैं, उनको पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे एजाज़ात से नवाजता है, जिसमें सबसे बड़ा एजाज़ एक ये भी होता है कि पंजाब पुलिस का सरबरा और कम से कम उस ज़िले के तमाम अफसरान, उसकी एक नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की जाती है, वहाँ पे शिरकत करते हैं। अरशद जो इन्वेस्टिगेशन विंग का सब इंस्पेक्टर था, उसकी नमाज जनाजा में भी आईजी पंजाब और दीगर अफसरान शरीक होते हैं। लेकिन एक हैरान कुन बात ये थी कि उसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो उस विंग के सरबराह हैं और उनके ही विंग के एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो शहीद कर दिया जाता है। वो पता नहीं उस जनाजे में क्यों शरीक नहीं होते हैं, लेकिन बाकी तमाम जो अफसरान हैं वो शरीक होते थे। कौन कौन था उस जनाजे में, कितने अफसरान थे और किस तरह से उसको सलामी पेश की जाती है। भगवानपुरा के सब इंस्पेक्टर और टकसाली के इलाके में शहीद किए जाने वाले एहलकार की जो नमाज जनाजा थी, उसमें डीआईजी और आईजी और सीसीपीओ तमाम पुलिस अफसरान ने उसमें शिरकत भी की और फ़ौजी हुकाम की जानिब से भी नुमाइंदगी वहाँ पे भरपूर तरीके से थी कि उन्होंने भी उस जो शहीद होने वाले एहलकार थे उनके जनाजों में बाकायदा शिरकत की। लेकिन इस जनाजे के बाद आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से उन्होंने और उनके जवानों ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं आप तक, और कई लोगों ने शहादतें भी जो हैं वो हासिल की हैं। एसपी सिटी ऑपरेशन है जी हमारे साथ काजी अली साहब। जो अफसोसनाक वाक़या पिछले दिनों पुलिस को टारगेट किया जाता रहा, उस सिटी डिवीज़न के ही 2 पुलिस स्टेशन की हदूद में हुआ। वाक़या क्या था इसकी तफसील हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जो शहादत का रुतबा हासिल करने वाले थे उनको किस तरह से उनकी तदफीन की गई,
किस तरह से उनको नमाज जनाजा पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अदा करके उनके घर भिजवाया गया, ये सारी तफसील जानने की कोशिश करते हैं एसपी सिटी ऑपरेशन अली साहब से। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा जो शहादत होती है वो यकीनन डिपार्टमेंट और ख़ासकर पुलिस वाले उसको आप जैसे ऑफिसर बहुत ज़्यादा पजीराई देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो ये तो अफसोसनाक जो वाक़यात हुए, थोड़ी सी इसकी तफसील और कुछ बैकग्राउंड बताइएगा, जो दिल को खराश वाक़यात दोनों ही हैं। शेख साहब, 28 तारीख को हमारे एक सब इंस्पेक्टर जो कि पोस्टेड होते हैं बागबानपुरा के अंदर, अरशद नाम है उनका, वो रात को अपनी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट करके तो अपने घर की तरफ, जो कि मिस्री शाह के एरिया में उनका घर वाक़ है, वो आ रहे थे। तो घर से 200 मीटर बाहर उनको जो है वो टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है, जिसकी फुटेज आपने भी देखी मीडिया पे भी जो अपलोड हुई। पुलिस ने अभी उसकी जो है वो हमारी तफ्तीश उसके ऊपर चल ही रही थी कि एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि 30 तारीख को होता है, जिसमें हमारे कांस्टेबल ग़ुलाम रसूल को टकसाली गेट के बाहर सेम स्टाइल के अंदर टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है। इस चीज़ को पुलिस ने एज ए चैलेंज जो है वो टेकअप किया, और इससे पहले भी आपको पता है कि बागबानपुरा के अंदर एक कांस्टेबल मोहम्मद अली को भी सेम स्टाइल में जो है वो टारगेट करके उनको ज़ख्मी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान बच गई, वो सेहतयाब हैं और रिकवर कर रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों वाक़यात को इकट्ठा करके तमाम यूनिट्स पुलिस की वो इस टारगेट के पीछे जो है वो लग गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 वाला जो वाक़या जिसमें ग़ुलाम रसूल कांस्टेबल हमारे शहीद होते हैं, उससे सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ कल्प्रिट को जो है वो ट्रेस किया, बल्कि उसको अरेस्ट भी कर लिया। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि शहीद हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो माथे का झूमर है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इन्हीं शहदा के खून के सदक़े ये हम आप जो आज इस पुरसकून इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, और कारोबार ज़िंदगी जो है वो चल रहा है, वो इन्हीं शहीदों के खूनों की मरहून मिन्नत है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फोर्स का हिस्सा, और हम पुलिस सर्विस, हम अपने शहदा को बहुत मुकद्दम रखते हैं, और उनकी ना सिर्फ इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ उनकी तदफीन और ये वाले मराहल, बल्कि उसके बाद भी थ्रू आउट लाइफ इनकी वेलफेयर, इनके बच्चों के लुक आफ्टर, फैमिली के लुक आफ्टर, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आईसा पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी जेनरस एक पैकेज हमें दिया हुआ है। हम इवन इनके बच्चों की शादी तक हम इनकी किफ़ालत जो है वो हमारी ज़िम्मेवारी है पुलिस डिपार्टमेंट की, और वो चलती है और वो करते हैं। आपको भी इस चीज़ का विटनेस है, आप इस चीज़ से। तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन तीनों जो दो हमारे शहदा हैं, सब इंस्पेक्टर अरशद और हमारे जो ग़ुलाम रसूल कांस्टेबल हैं, उनकी जो है आखिरी रसूमात जो है वो फुल पुलिस एजाज़ के साथ जो है वो करके उनको सुपुर्द खाक किया गया। और इंशाअल्लाह जो कल्प्रेट्स हैं, आपके इस चैनल के तवस्सुल से उनको मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हम उससे भी डबल अज़म के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ताकि हमारी कौम, हमारी जो पंजाब की आवाम है, वो अपनी उनकी इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत जो है वो महफूज है। ठीक है। अच्छा, आप डिवीज़न के कप्तान हैं, तो 22 पुलिस स्टेशन है आपके डिवीज़न में, मोराल जो है वो मज़ीद बुलंद होता है, ताकतवर होता है ऐसे इंसिडेंट होने के बाद? शेख साहब, इस इंसिडेंट को हमने न सिर्फ एज ए चैलेंज लिया, बल्कि हमने इसको एक ज़ाती मसला समझा, और हम हर ऐसे चैलेंज को अपना ज़ाती मसला समझते हैं, हर एक फ़र्द इस डिपार्टमेंट का, और उस चैलेंज के तौर पर हमने इसको लिया और उसी तरीके से इसको टैकल किया। और आइंदा के लिए भी आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम नेगेटिव क़ुव्वतों को हमारा पैगाम है कि हम इससे भी और ज़ोर से आएंगे। अगर उन्होंने अपने ये नेफेरियस डिज़ाइन, अगर उन्होंने दोबारा इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, इससे भी ज़्यादा फोर्स से हम इनको आएंगे, और इनका इंशाअल्लाह निप द ईविल इन द बड वो करके हम इस चैलेंज को छोड़ेंगे। मोराल बिल्कुल हाई है और अप टू द स्काई है। जी भाई साहब, आखिरी सवाल, पब्लिक का रिस्पॉन्स आपके लिए कैसा होता है जब आपके डिपार्टमेंट के लोग शहीद होते हैं? देखिए जी, प्राइमरीली तो हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी उसी सोसाइटी से हैं जिस सोसाइटी में हम आवाम है, जिस सोसाइटी का। तो जब भी पुलिस ने आवाम के लिए अच्छा काम किया है और आवाम के लिए जाने दी हैं, तो आवाम ने हमेशा हमें अपने सर पे, हमें अपने कंधों पे बिठाया, हमारे ऊपर फूल की पत्तियाँ निशावर की। तो हमेशा से आवाम का रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव और बड़ा वेलकमिंग रहता है।
शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के बारे में लोगों की क्या राय है, ये भी जानिए। वो बस दुश्मनियाँ होती हैं। वो किसी पुलिस वाले ने किसी से ज्यादती की है तो वो मार देते हैं उसको। ये तो कराची में तो आम है, यहाँ तो बहुत कम है। तो इक्का दुक्का कभी कोई केस होता है, वहाँ तो वो दिन दिहाड़े मार के चले जाते हैं। गलत बात तो गलत ही है। हमारे आर्मी वाले रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, उनके लिए जान भी हाजिर है। पुलिस का कुछ नहीं कह सकते, पुलिस सही काम नहीं करती। पुलिस सही हो जाए ना यहाँ की, ये मुआशरा सही हो जाता है। पुलिस इधर ये थाना है, मॉडल थाना बन गया। पुलिस को मॉडल करना चाहिए। इधर रोज़ाना इधर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, कोई ड्यूटी नहीं करता, तनख्वाहें लेते हैं। लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है वार्डनों की, ड्यूटी नहीं करते। शहीद जो है वो शहीद ही है, उसके लिए क्या है, अल्लाह उनको सब्र दे। ये मेरा ख्याल तो ये है कि आम शहरी का भी इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी मर्डर जो है वैसे ही। लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं ये हमारी तरह के ही, हमारे ही घरों के ही लोग हैं, ये हमारे भाई बच्चे हैं। और जो एहलकार बेचारे शहीद भी हुए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आला ऑफिसर नहीं थे, वो आम शहरी थे। तो उनके लिए भी उनके घर वाले यानी बाल बच्चे सब रुल जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। बेशक उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन उनके घरों में मसाइल हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए मतलब मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। जब उन्हें ऑपरेशन पे भेजते हैं या बाहर जो गश्त कर रहे होते हैं, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। और मतलब इस तरह की शहादतें जो हैं ये किसी भी तरह नाकाबिले बर्दाश्त हैं, क्योंकि हम लोग घरों में उसी सूरत में सोते हैं, आराम से सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं जब ये पुलिस एहलकार हमारी हिफाजत पे। हमें पता होता है हमारी गलियों में नो डाउट पुलिस में भी हैं मतलब जो हर तरह के लोग हैं, लेकिन आमतौर पे ये जो बेचारे से मतलब जो शहीद होते हैं उनके लिए तो एक नरम जज्बा ही है ना हमारे तमाम लोगों में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आगे उनकी मंजिलें आसान करे। ये मेरा तो ख्याल है ये नेगलिजेंसी पुलिस के लेवल पे नहीं है, जराइम पेशा लोग हैं, इन्हें सरपरस्ती जिनकी होती है उनकी यानी लेवल पे ये सारे मामलात होते हैं। मतलब जैसे कई जगहों पे पुलिस भी बेबस हो जाती है, थानों पे दबाव होता है आला मतलब इदारों का और चीज़ों का। तो मतलब पुलिस की इसमें गलती नहीं है, पुलिस की नेगलिजेंसी भी नहीं है। पुलिस भी क्योंकि सियासी मामलात हैं यहाँ पे और पुलिस के ऊपर सियासी दबाव बहुत ज़्यादा होता है, शायद इस वजह से उनके जो मामलात हैं वो उस तरह से उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। तो वो जराइम पेशा अफराद आज़ाद होते हैं। फिर वो अगर जेलों में अदालतों में भी जाते हैं तो वहाँ से भी उनकी बेल्स हो जाती हैं, उनके पास पैसे ही इतने ज़्यादा होते हैं तो पुलिस एहलकार कुछ कर नहीं पाते हैं उस मामलात में। तो पुलिस वालों के लिए बेचारों के लिए नरम मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा सा, अल्लाह ताला मेहरबानी करे और पुलिस को आज़ाद करना चाहिए ये सियासी दबाव से और सियासी मामलात से। फिर पुलिस सही वर्किंग कर सकती है, सही काम कर सकती है जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़। देखें ये जी मामलात पहले ये हैं कि पुलिस वालों को जो है ना उनके साथ हमारी हमदर्दी है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जो शहरी हैं ना उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, ज़रा उनके भी हालातों में उनका साथ दें। मतलब उनके साथ सख्ती जो ये करते हैं उनके, अब आप खुद हिसाब लगाएंगे किसी के वालिदैन, मेरे वालिद को कोई अगर सड़े आम ऐसे रोड पे जो है क्या कहते हैं मुर्गा बनाएगा या कोई उसके साथ एक्टिविटी उल्टी सीधी करेगा तो बहरहाल मुझे भी गुस्सा आएगा। तो ये जो उन्होंने हरकत की है भाई ने, जिसने भी ये हरकत की है पुलिस वालों के साथ गलत की है, नहीं करनी चाहिए। और पुलिस वालों को भी चाहिए कि शहरियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। बेसिकली बात ये है कि पहले नंबर पे कि पुलिस वालों को इस तरह की एक्टिविटी करनी है, पहले रोकथाम ये करनी चाहिए कि असला जो है उसको ऐसे हर किसी के हाथ में अलाउ ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह के नशा पैदा हो या कोई ऐसे काम वगैरह हो। तो पुलिस वालों को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ पे भी करें। और जहाँ तक बात आपने की है कि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो हैं तो हम सुकून से सोते हैं, 15 पे हम कॉल करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी। पर उनको चाहिए कि थोड़ा सा शहरियों के साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करें और उनका जो है ना इस चीज़ से उनको रोकें कि ये काम ना हो। मैं तो कहूँगा कि भाईजान ये सरासर ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उनको भी चाहिए कि अपना सलूक अच्छा रखें, वो भी हमारे भाई हैं, मेरे भी भाई पुलिस वाले हैं, हम सब एक ही हैं, मुसलमान हैं। इनको चाहिए कि अपना रवैया अच्छा करें, दूसरों के साथ ज़्यादती ना करें, जिसकी वजह से ये इस तरह के लोगों के ना जो लड़के हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जिस तरह इन्होंने उस बच्चे को इन्होंने गिरफ़्तार किया है, मैंने सुना है कि जी उसने आगे से ये बयान दिया है कि जी मेरे साथ ज़्यादती की है। तो इनको चाहिए कि गलत पर्चे दिए उस पर, इनको चाहिए कि ये इस तरह की ना करें जिसकी वजह से इनको ये लड़कों को ये कदम उठाना पड़े। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। मैं उनके लिए बड़ी हमदर्दी रखता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं।
बहरहाल मैं यही कहूँगा वो भी अपना सलूक अच्छा रखेंगे ताकि हमारे दिलों में भी, बच्चों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा हो, हम उनको दे के हम प्यार का इज़हार करें। ये इस तरह ना करें कि ये जुल्म है, ये भी जुल्म है, वो भी जुल्म है। तो मेरे ख्याल से ये चाहिए कि प्यार वाला रवैया होना चाहिए। एक मुल्क में हम रहते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहें। देखिए, सबसे पहले तो जो भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे मुल्क के लिए हैं। वो सबसे पहला काम तो जो है हमारी हिफाजत करते हैं। उनको किसी तरह भी अगर आप नुकसान पहुंचाएं, वो तो हम लोगों को पर्सनली तौर पे है ना। अगर कोई अपना दे या कोई बुरा उनको, कोई दूसरा उनको उनके बारे में बुरा सोचे, तो वो तो ऑब्वियसली बुरा है। तो दूसरी बात ये है कि जो उनके मुखालिफ लोग हैं, उनको एक समझें कि एक चांस मिल गया है कि इस तरह से हम उन्हें जो है तकलीफ़ दे सकते हैं। और ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप इनके ज़रिए कोई ऐसा काम करते हैं तो इनको तो आप कुछ कह भी नहीं ना सकते, ना पुलिस वाले, ना हम, ना आप। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। देखें, इस चीज़ पे होना चाहिए कि इस चीज़ पे जो स्टैंड लेना चाहिए इन लोगों को। देखें, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अभी पीछे एक पुलिस वाले से जब उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसको रोका था, तो उसने गालियां दी, तो उसी को जो उन्होंने कहा कि जी ये पागल है। और अब वही पुलिस वाला अपनी ड्यूटी भी कर रहा है, और उससे पहले भी वो ड्यूटी कर रहा था, उससे पहले तो नहीं वो पागल था। ये तो गलत बात है बिल्कुल। अगर आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं तो वो तो बिल्कुल ज़्यादती है। कानून हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। अगर कोई गरीब इंसान गुजर है और पुलिस वाले ने उसे रोका है तो उसे गाली दे के बात करेगा। अगर वही किसी अमीर का बेटा होगा या वो किसी गाड़ी से निकलेगा तो पुलिस वाला उसकी इज़्ज़त करेगा। इस तरह का कानून तो नहीं होना चाहिए। बाहर तो सब एक जैसे होते हैं, और हमारा दीन भी ये कहता है कि सब एक जैसे हैं। अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सब एक जैसे हैं। इस चीज़ पे तो करना चाहिए ना स्टैंड में भी। आज के जुर्म अंजाम में हमने जामे शहादत हासिल करने वाले पुलिस एहलकारों को किन एजाज़ात के साथ तदफीन उनकी की गई, सब कुछ आपको दिखाया। और टारगेट किलर किस वजह से और किस तरीक़ेकार से पुलिस एहलकारों को टारगेट करता था, ये भी आपको दिखाया। और पुलिस अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं। आने वाले वक्त में भी उनका जज्बा और उनका जुनून मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये भी दिखाया कि कौन सी वो ताकतें हैं जो इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में अनारकी पैदा करने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहती हैं। आज के इस जुर्म अंजाम में ये भी सबक मिलता है कि जो लोग, जो अहलकार, जो अफसरान इस तरह की शहादत का रुतबा हासिल करते हैं, उनको आवाम की जानिब से भी पजीराई मिलती है और महकमा भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में बहुत सारे काम करता है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।